दरमियाने दर्जे के होटल में बैठा मैं दाल चावल और तली हुई मछली खा रहा था। हॉल की दीवारों के साथ चंद बड़ी एलईडीज लगी हुई थी। एक एलईडी मुझसे नजदीक थी। बेध्यानी में स्क्रीन को घूरते हुए अचानक ऐसी खबर चलने लगी जिसने मुझे उछलने पर मजबूर कर दिया था। 2-3 घंटे पहले मार्केट में एजेंसी के आदमी से मेरी लड़ाई का वीडियो क्लिप चलाया जा रहा था। हिंदी रस्मुल खत यानी देवनागरी तो मैं नहीं पढ़ सकता था, अलबत्ता खबर पढ़ने वाली की गुफ्तगू बखूबी समझ सकता था। उसके मुताबिक खतरनाक पाकिस्तानी दहशतगर्द ने एक आम आदमी को इस बिना पर मुक्का मारकर कत्ल कर दिया था कि वो उसे पहचान गया था। सीसीटीवी कैमरे की वीडियो बहुत ज्यादा साफ नहीं होती, मेरा चेहरा भी ज्यादा वाज़ेह नहीं था, लेकिन कोई बारीक बीन और होशियार शख्स शनाख्त कर सकता था। अलबत्ता बालाई लिबास तब्दील करके मैंने अक्लमंदी की थी। मजरूब के कत्ल की अफवाह भी मुझे ज्यादा खतरनाक साबित करने को उड़ाई जा रही थी। ये इंडियन एजेंसियों का पुराना तरीकाकार है। यूं किसी भी छुपने वाले को ज्यादा मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं, और दहशतगर्द के साथ पाकिस्तान का नाम लेना तो उनकी फितरत है। बगैर किसी तहकीक और सबूत के इल्जाम तराशी करना उनकी आदत ही नहीं मशगला है। और एक हम हैं कि उनका हकीकी जासूस और दहशतगर्द पकड़ कर भी आवाज बुलंद नहीं कर सकते। हमारी खारजा पॉलिसी हमेशा कमजोर, बेदस्तपा और बोदी रही है। आलमी सतह पर हम कभी अपना मुकदमा सही तरीके से पेश कर सके और ना लड़ सके हैं। मेरी वहां मौजूदगी बतौर जासूस थी, ना दहशतगर्दी का इरादा था, बल्कि एक बाप को बेटी से मिलाना और ऐसे नापाक वजूद के खात्मे को थी जो पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया के लिए नुकसानदेह था। लेकिन हुसूल मकसद को नीयत की दुरुस्ती काफी नहीं होती, तरीक़ेकार भी नीयत जितना ही अहम और जरूरी होता है। और सच कहूँ तो मेरा तरीक़ेकार कानून के दायरे से बालातर था। इस लिहाज से इंडियन टीवी की खबर को झुटलाना दयानतदारी के मुनाफी होगा। मैंने पी कैप को सर पर कुछ और दबा दिया ताकि चेहरा मजीद छुप जाए। पहले मेरा इरादा उसी होटल में शब बसरी का था, मगर अब एहतियात जरूरी हो गई थी। जंगलों और पहाड़ों की निस्बत शहरी आबादी में रहना मुझे दुश्वार लग रहा था। खाने का बिल चुकाकर मैं बाहर निकल आया। वीडियो में मेरी दाढ़ी वाज़ेह नजर आ रही थी और हुलिया तब्दील करने का आसान तरीका यही था कि मैं दाढ़ी साफ कर देता। बिलाशुबा एक जासूस को अपने बचाव के लिए अखलाकी अक़दार की कुर्बानी देना पड़ती है। अंसारी साहब की कहानी में इजमालन बयान कर चुका हूँ। उनके अलावा भी कई जासूसों से मुलाकात का मौका मिला। तफसीली बातचीत हुई और पता ये चला कि अपनी पहचान छुपाने के लिए जासूस को कई अखलाकी कदरें पामाल करनी पड़ती हैं, कई उसूल तोड़ने पड़ते हैं, किरदार दागदार करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, और जुआ, शराब नोशी, आबरू बाख्ता औरतों से ताल्लुक रखना, ये सब बहालत मजबूरी रवा समझा जाता है। एक दुकान से मैंने कैंची, शेविंग रेजर और दस्ती आईना खरीद लिया। अंधेरा फैल चुका था। मेरी नजरें किसी मुनासिब गोशे की तलाश में भटकने लगी ताकि दाढ़ी साफ कर सकूं। अचानक दीनू की घंटी आने लगी। घंटी वसूल करते मैंने मोहतात लहजे में कहा, हेलो। वो शोख लहजे में बोला, कैसे हो महाराज, पसंद करो तो आज रात दावत कर सकता हूँ। मैंने इशारे में खतरे का इस्तफसार किया। अपनी भाभी को तो जानते हो, ये ना हो मेरी जान को आ जाए। बोला, दीदी को मैं समझा दूंगा, मेरी कोई बात नहीं टालती। उसने सब अच्छा की रिपोर्ट दी। मैंने मखसूस अंदाज में पता मालूम किया। तुम्हारे घर आना पड़ेगा। वो इत्मीनान से बोला, घर पर कहाँ अय्याशी हो सकती है, इस वक्त खुसूसी दोस्तों के साथ हूँ, पता भेज रहा हूँ, जल्दी पहुँचो। खुसूसी दोस्त का मतलब मुझे यही समझ आया था कि वो उस वक्त किसी लड़की के साथ था। राब्ता मुनक़ते करने के मिनट भर बाद पैगाम मौसूल हुआ। नारायण नगर कॉलोनी का गली और मकान नंबर दर्ज था। नियर शिव मंदिर लिखकर पहचान को आसान किया गया था। मुझे अपनी जगह के बारे में कोई खास मालूमात नहीं थी, ना मैं मुंबई के गली कूचों से वाकिफ था। इतने बड़े शहर से वाकिफ होने को कम से कम चंद माह की आवारागर्दी जरूरी थी। अलबत्ता रिक्शे, टैक्सियां वगैरह रहनुमाई को मौजूद थे। एक खाली रिक्शा रोक कर मैं उसे नारायण नगर और शिव मंदिर के बारे में बताने लगा। उसने कहा, 150 रुपए लगेंगे बाबू। मैंने कानों को हाथ लगाए, राम राम, इतने दाम। उसने हातिम ताई की कब्र पर लात मारी, 10 कम दे देना। थोड़ी तकरार के बाद 120 रुपए किराया तय हुआ और मैं रिक्शे में बैठ गया। खुद को मशकूक होने से बचाने को तकरार करना जरूरी था। शिव मंदिर से 50-60 कदम आगे जाकर मतलूबा गली में दाखिल हुआ जा सकता था। मैं मंदिर के सामने उतर गया। रिक्शे वाले को फारिग करके मैंने चंद लम्हे इंतजार किया और रिक्शा ओझल होते ही गली की तरफ बढ़ गया। दीनू ने एतमाद से सब अच्छा की रिपोर्ट दी थी, लेकिन मैंने एहतियात का दामन छोड़ना मुनासिब न समझा और मेरी ये एहतियात काम आ गई थी। गली काफी वसी और रोशन थी। 15 नंबर मेरा मतलूबा मकान था। बज़ाहिर बेपरवाही लेकिन बबातिन चौकन्ने अंदाज में गली में दाखिल हुआ। पहले मकान के दरवाजे पर 35 का अदद चमकता हुआ नजर आया। चंद कदम आगे मुखालिफ जानिब 34 अदद पढ़ते ही मुझे पता चल गया कि मैं गली के इख्तिताम से आगाज की तरफ जा रहा हूँ। गली की रौनक अब तक बहाल थी। इक्का दुक्का राहगीरों का आना जाना लगा हुआ था।
थोड़ा सा आगे बढ़ते ही रोशनी के खंबे से टेक लगाए एक फकीर नजर आया। मुझ पर नजर पड़ते ही जाने उसके जी में क्या समाई कि बजरंग बली का नारा बुलंद करके मुझे करीब बुलाने लगा। बालक, जोगी की सहायता करते जाओ। उसे नजरअंदाज करके मैंने आगे बढ़ना चाहा, मगर जूं ही पास से गुजरा उसकी तेज सरगोशी उभरी। मेरी बात सुनकर जाओ, ये कहने के साथ उसकी बुलंद आवाज उभरी। बालक, जोगी को नजरअंदाज करने वाले को नरक में भी जगह नहीं मिलती। उसके नारे से ज्यादा सरगोशी ने मुझे चौंका दिया था। मैंने बिदक कर आगे पीछे देखा, कोई खतरा मौजूद न पाकर भिखारी का मतमै नजर जानने को करीब हुआ। वो तेज लहजे में बोला, बालक, जोगी को सहारा देकर उसके ठिकाने तक पहुंचा दो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं मुतजब्जब खड़ा रहा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। उसने सरगोशी में मेरा शनाख्ती नाम लेते हुए कहा, संदीप चोपड़ा, आगे खतरा है। एकदम लगा कि मैं फंस गया हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि मुझे पहचानने वाला दोस्त ही होता। उसकी बुलंद आवाज मेरी सोचों में मुखिल हुई। बालक, जोगी को सहारा देकर उठाओ। एक बार मेरा जी वापस भागने को किया, लेकिन फिर ये सोचकर कि दुश्मन को मुझे ललकारने की क्या जरूरत थी, वो मुझे बेध्यानी में भी घेर सकते थे। यूं सरगोशी करने वाला दोस्त ही हो सकता था, मगर यूं एकदम किसी दोस्त का मिल जाना भी अजीब लग रहा था। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। लम्हे के 10वें हिस्से में फैसला करते हुए मैंने भिखारी को सहारा देने को हाथ बढ़ाया। दाएं हाथ से मेरा हाथ थाम कर उसने बाएं हाथ में डंडा थामा और नकाहत का इजहार करते हुए खड़ा हो गया। लेकिन उसके हाथ की गिरफ्त ये बावर करवाने को काफी थी कि कमजोरी का इजहार निरा ड्रामा ही था। उठते ही उसने दायां बाजू मेरे कंधे पर रखा, साथ ही उसकी सरगोशी नुमा बड़बड़ाहट उभरी। गोपाल चंद खतरे में घिरा है और उसका चारा डालकर तुम्हें यहाँ गिरफ्तार करने को बुलाया गया है। अलादीनो के शनाख्ती कागजात गोपाल चंद के नाम से बने थे। मैंने धीमे लहजे में पूछा, कौन हो तुम? वो दुरुस्त हुआ, अंसारी साहब को तुम जैसे गधे ही मिले थे यहाँ भेजने को, जिन्हें ये भी मालूम नहीं कि ऐसे वक्त इस्तफसार नहीं किया जाता। जब तुम्हारे शनाख्ती नामों का जिक्र कर दिया है तो मजीद तफ्तीश करना जरूरी है क्या? मैं शिश्तर रह गया, बमुश्किल नदामत जाहिर कर सका था। माजरत खा हूँ। यकीनन वो पाकिस्तान का गुमनाम हीरो था। ऐसे हीरोज का एक रूप नहीं होता, मौके की मुनासिबत से वो हर रूप धार लेते हैं। दुनिया के हर खित्ते में जहाँ वतन को जरूरत पड़ती है ये हाजिर होते हैं। अपने असल चेहरे, नाम और शनाख्त को शायद ये खुद भी भूल जाते हैं। इनके पेश नजर सिर्फ वतन की खिदमत और हिफाजत का फरीजा रहता है। वो हौले से बड़बड़ाया, रेडी वाला और दोनों गाहक दुश्मन हैं। मकान नंबर 15 के सामने एक शख्स आइसक्रीम की रेडी लगाए खड़ा था। साथ ही लकड़ी के बेंच पर 2 जवान बैठे खुशगपियों में मशगूल थे। उनके अंदाज से लग रहा था जैसे पुराने शिनासा अचानक मिले और आइसक्रीम खाकर हाल अहवाल बांटने लगे। मैंने मज़कूरा अफराद को देखकर हौले से कहा, समझ गया। वो बोला, मकान के दूसरी जानिब भी 3 आदमी मौजूद हैं। गली के उस सिरे पर चाय का खोखा बना है और तीनों गाहक के रूप में बैठे हैं। मैंने पूछा, करना क्या है? वो बोला, इन्हें बेहोश करके गोपाल को साथ ले जाना होगा। उसे सहारा देकर मैं आगे बढ़ता रहा। पूछा, तमाम को? वो बोला, इन तीनों को। आहिस्ता से कहते हुए उसने जोरदार नारा बुलंद किया, जय बजरंग बली, जोगी को आइसक्रीम खिला दो। उसे सहारा दिए रेडी के करीब पहुंचा और लकड़ी के बेंच के साथ बिठाते हुए मैंने रेडी वाले को कहा, भाई, जोगी बाबा को आइसक्रीम का कप देना। शाइस्तगी से जी महाराज कहते हुए उसने बक्स खोला। इस असना में जोगी बाबा ने बैठे बैठे जेब से बोतल निकालकर बारी बारी दोनों गाहकों के चेहरे पर स्प्रे कर दिया। वो हड़बड़ा गए थे, लेकिन उनके संभलने से पहले बेहोशी की जुद असर दवा अपना काम कर गई थी। उठते ही दोनों धड़ाम से नीचे गिरे थे। रेडी वाले ने चौंकते हुए कमीज के नीचे हाथ डालने की कोशिश की, मगर इससे पहले मैं हरकत में आ गया था। मेरा भरपूर मुक्का उसकी कनपटी पर लगा। आह की आवाज के साथ वो ढेर हो गया था। जोगी ने हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर उसके चेहरे पर स्प्रे करते हुए उसकी बेहोशी को गहरा कर दिया था। मैंने सूरत से तलाशी ली। उसने नेफे में साइलेंसर लगा वॉल्थर P22 पिस्तौल उड़सा हुआ था। इस असना में जोगी गाहकों की तलाशी लेकर उनके लिबासों से हथियार बरामद कर चुका था। तीनों के पास साइलेंसर लगे उम्दा पिस्तौल थे। वक्त कम है, गोपाल को बुलाओ। जोगी ने दोनों पिस्तौल अपने लिबास में छुपा लिए थे। मैंने फौरन डीनो का नंबर डायल किया। किस वक्त तक पहुंचोगे भाई, इतनी देर लगा दी? कॉल वसूल करते ही उसने वावेला कर दिया। मैंने कहा, तुम खतरे में हो मोहतरम। उस छिपकली को बेहोश करके फौरन दरवाजे पर पहुंचो, मैं मुंतजिर हूँ। गहरा सांस लेते हुए उसने मानी खेज लहजे में समझ जाने का इशारा दिया। ओ ठीक है, मैं मुंतजिर हूँ। अगले 2 मिनट में वो दौड़ते हुए बाहर निकला। मुझे देखते ही उसके मुतरद्दद चेहरे पर इत्मीनान की झलक नमूदार हुई। जोगी ने वापसी की राह की तरफ रहनुमाई की। उस तरफ खुला चोगा और लंबे बालों की विग उतार कर उसने लपेटे और बंडल बगल में दबा लिया। नीचे सादा शलवार सूट पहना हुआ था। उसने स्ट्रीट लाइट्स की तरफ इशारा किया। निशानेबाज कौन है? बत्तियां नाकारा कर दो।
यकीनन उन्हें मेरे बारे में ज्यादा नहीं तो सरसरी मालूमात जरूर थी। उसका मतमे नजर मैं नहीं समझा था, लेकिन हिदायत पर अमल कर गुजरा। साइलेंसर लगे पिस्तौल ने 2 दफा ठक ठक की और 2 बत्तियां किरची होकर जमीन बोस हो गईं। गली में मलगजा अंधेरा छा गया था। तीसरी स्ट्रीट लाइट पिस्तौल की मार से जरा दूर थी। चंद कदम दौड़कर मैं लम्हे भर को रुका। एक और ठक ने गली की आखिरी बत्ती तोड़ दी थी। जोगी सबसे आगे था। 2 अफराद मोड़ मुड़ कर गली में दाखिल हुए। उनके अंदाज से साफ मालूम हो रहा था कि वो आम लोग थे। उनके करीब एक लम्हे को कदम रोकते हुए जोगी ने दोनों के चेहरे पर बेहोशी का स्प्रे कर दिया। वो धड़ाम से नीचे गिरे थे। जोगी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ गया। गली के सेकंड लास्ट मकान के दरवाजे के सामने रुककर उसने दाएं बाएं देखा और लोहे के दरवाजे पर बंदर की तरह पांव रखता हुआ मकान के अंदर कूद गया। अगले ही लम्हे उसने जेली दरवाजा खोलकर हमें अंदर बुला लिया। हम आगे पीछे अंदर घुसे। जेली दरवाजा अंदर से कुंडी करके जोगी अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। वो दरमियाने हजम का मकान था। जोगी की मायत में चलते हुए हम सामने से घूमकर पिछवाड़े में पहुंचे। एक खिड़की को धकेल कर वो उचक कर ऊपर चढ़ा और अंदर घुस गया। हमने तकलीद की। उसने खिड़की कुंडी कर दी थी। थोड़ी देर बाद हम एक ख्वाबगाह में बैठे थे। जोगी का घर की बत्तियां न जलाना जाहिर कर रहा था कि वो किसी अनजान शख्स का घर था। मकीन की गैर हाजिरी से फायदा उठाकर वो आर्जी इस्तेमाल में ला रहा था। यकीनन मकान पहले से उसकी नजर में था, तभी बगैर झिझके अंदर घुसा था। खिड़की और दरवाजे के पर्दे बराबर करके उसने मोबाइल फोन की रोशनी जलाई और मेज पर रख दिया। निशिस्त संभालते हुए वो डीनू पर बरहम हुआ। गोपाल चंद, तुम्हारी अकल घास चरने गई थी। डीनू खिसियाते हुए बोला, पहचान करवा कर बेइज्जती करो यार। जोगी ने उसे तेज नजरों से घूरा। खाली लड़ाई भिड़ाई की महारत तुम्हें खतरात से नहीं बचा सकती। डीनू ने सफाई दी। मैंने उसे बाजारी लड़की समझा था। मैं मुखिल हुआ, कोई मुझे भी समझा दो। डीनू ने मुसमुसे लहजे में तफसील बताई। बोला, जूं ही होटल के हॉल में पहुंचा एक लड़की इस्तकबालिया के सामने नजर आई। मुझे देखकर उसने दावत आमेज तबस्सुम उछाला। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। सोचा शायद पेशावर लड़की है, उसकी मदद से मैं होटल से आसानी से निकल सकता था। बस जवाबी मुस्कुराहट उछाल कर करीब हो गया। बेहया फौरन ही मान गई। इरादा था कि होटल से निकलकर जान छुड़ा लूंगा, मगर फिर शब बसरी का लालच आड़े आ गया। बाहर निकलते हुए मुझे निगरानी करने वाले भी नजर आए थे, तभी तुम्हें पैगाम भी भेजे। श्रद्धा सहना का मकान मुझे छुपने को बेहतर लगा, इसलिए तुम्हें भी दावत दे दी। अब तुम्हारे कहने पर बेचारी को बेहोश करके आया हूँ। जोगी ने इंकिशाफ किया। इसका नाम सुनीता जायसवाल है। रॉ की खुसूसी एजेंट है। बेखबरी में मार खा गई होगी, वरना इतना आसान हदफ नहीं है। बाकी हम शुरू से तुम पर नजर रखे हुए थे। सुल्तान दादा ने अपना काम बखैर खूबी निभाया, मगर तुम्हारी बदकिस्मती के रॉ का एक नुमाइंदा भी तुम्हारे ताकुब में था। वो खुद तो सुल्तान दादा पर हाथ नहीं डाल सकता था और ना तस्दीक कर सकता था। उसने करण चावला तक ये खबर पहुंचा दी। राजपूत दादा का पत्ता करण चावला ही ने खेला। राजपूत दादा के रॉ के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। गो करण चावला जानता था कि सुल्तान दादा तक उसका नाम पहुंच जाएगा और उसके बाद वो तुम्हें छुपाने की करेगा। लेकिन उसका मतमे नजर तुम्हारी मौजूदगी की तस्दीक के साथ तुम्हारी पहचान भी थी। वो सुल्तान दादा पर कच्चा हाथ नहीं डालना चाहता था। हुकूमती कारिंदे हद्दुल वसा कोशिश करते हैं कि ज़ेर ज़मीन लोगों से ना बिगाड़ें। सुल्तान दादा के अड्डे और होटल की इमारत के दरमियानी रब्त से वो भी वाकिफ थे, तभी होटल पर ज्यादा तवज्जो दी और गोपाल को आसानी से वरगला लिया। चूंकि उनका मतमे नजर तुम दोनों की गिरफ्तारी था और संदीप चोपड़ा उनके हाथ नहीं आ सका था, तभी उन्होंने गोपाल को ढील दिए रखी ताकि गोपाल के जरिए संदीप को पकड़ें। हम भी उनके ताकुब में थे। गली के सिरे पर मैंने और दूसरी जानिब हमारे एक और साथी ने मोर्चा पकड़ा हुआ था, क्योंकि हमें अंदाजा था कि वो संदीप को वहीं बुलाएंगे। जोगी की वजाहत ने हमारे काफी शकूक दूर कर दिए थे। डीनू मुंह बनाकर बोला, अगर सुल्तान दादा की बजाय आप लोग ही हमें वसूल करते तो ज्यादा मुनासिब रहता। वो साफ गोई से बोला, इस तरह हम खुद नजर में आ जाते और हमारी यहाँ मौजूदगी का मकसद अंसारी साहब की बेटी की बाजियाबी नहीं है। मैं शाकी हुआ तो अब मदद करने की क्या जरूरत थी। जोगी इत्मीनान से बोला, मजबूरन मुखिल होना पड़ा, क्योंकि एक तो हमारे बेनियाजी बरतने पर तुम दोनों की गिरफ्तारी यकीनी थी, दूसरा अब उनकी तवज्जो तुम दोनों पर मरकूज थी, इसलिए हम आसानी से वार कर गए। डीनू ममनूनियत से बोला, बहरहाल शुक्रिया। वो बोला, तुम्हारे शुक्रिया की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम दोनों की जगह कोई भी पाकिस्तानी होता हम उसे बचाने की कोशिश जरूर करते। बाकी अंसारी साहब के कुछ कर्ज बकाया है, अगर खुद उनका काम नहीं कर सकते तो उनके मददगारों की थोड़ी बहुत मदद जरूर कर सकते हैं। मैंने पूछा, क्या यहाँ हम महफूज हैं? उसके लबों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी।
लड़ाई के दौरान किसका दाव चल जाए ये मुकद्दर के हाथ में है। हमारा काम कोशिश करना है। 100% कामयाबी का हुसूल किसी और के कब्ज़ा कुदरत में है। अलबत्ता दोनों अपने मोबाइल फोन बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे मोबाइल नंबर उनके पास पहुंच गए होंगे। हमने मोबाइल फोन बंद करके कूड़ा करकट की टोकरी में फेंक दिए थे। डीनू ने अंदाजा जाहिर किया, यकीनन ये किसी अनजान शख्स का मकान होगा और उसकी आमद किसी भी वक्त मुतवक्के हो सकती है। जोगी ने वजाहत की, भागने की कोशिश में पकड़े जाने का अंदेशा है। मैंने पूछा, यहाँ कब तक छुपेंगे? वो बोला, कुछ कह नहीं सकते, और बेनियाजी जाहिर करते हुए जोगी ने आंखें बंद कर ली। डीनू ने मुंह बनाया, फिर अपना नाम ही बता दो। वो धीरे से बोला, दीपक। और यकीनन ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि एक आदमी का जागना जरूरी है। डीनू मुझे उठने का इशारा करके ड्राइंग रूम में ले आया। वहां अंधेरा था, इसलिए हम जोगी का मोबाइल फोन साथ ले आए थे। बैठने की जगह तलाश करके मैंने रोशनी बुझा दी। डीनू शर्मसार हुआ, सॉरी यार, मैंने तुम्हें भी फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं मुतबस्सम हुआ। अंसारी साहब को कम से कम 2-3 माह तक हमें जासूसी की तरबियत देना चाहिए थी। डीनू को कुरेद हुई, भाई का असल नाम दीपक तो नहीं होगा। मैंने समझाया, उसने हमारे असल नाम जानने की कोशिश नहीं की तो अपना नाम क्यों कर बताएगा। उसने गहरा सांस लिया, अच्छा मिट्टी पाओ। यार मुझे तो श्रद्धा याद आ रही है। मैंने याद दिलाया, उसका नाम सुनीता है। वो आशिकाना लहजे में बोला, नाम भाड़ में डालो। सूरत इतनी मोहनी है कि मुस्तकिल इंडिया में रिहाइश का सोचने लगा था। सांवली है लेकिन हवास पर छा जाने की सलाहियत रखती है। मैं हंसा, इतनी ही प्यारी होती तो बेहोश करके ना आते। वो बोला, मजबूरी थी यार, वरना इरादा यही था कि प्रमा अंसारी की बजाय पहले श्रद्धा को अगवा करके पाकिस्तान ले जाऊंगा। मैंने टोका, तुम मुसलसल उसका गलत नाम लिए जा रहे हो। वो शोखी से बोला, क्या करूं, इस नाम में नगमगी ज्यादा है, और जब तुम्हें पता चल जाता है कि श्रद्धा कहने से मेरी मुराद सुनीता ही है तो तुम ही टोकने से बाज आ जाओ। मैंने मौजू तब्दील किया, फजूल बहस को छोड़ो और आगे का सोचो। वो इत्मीनान से बोला, सोचने को दीपक साहब तशरीफ ले आए हैं। मैंने वावेला किया, यकीन मानो मुझे तो मामले का सर पैर ही नजर नहीं आ रहा। डोर ऐसी उलझी हुई है कि कोई सिरा दिखाई नहीं देता। वो बोला, एक मशवरा मानोगे? मैं साफ गोई से बोला, तुम्हारी हालिया बेराहरवी मुतकाजी है कि मशवरा सुने बगैर मैं इस बात में सर ना हिलाऊं। वो आशिकाना लहजे में बोला, बेराहरवी से मुराद श्रद्धा सहना है तो ये इल्जाम सर आंखों पर। मैं चिढ़कर बोला, मशवरा फूटो। बोला, आराम से सो जाओ, दीपक भाई से मिल बैठकर कोई हल सोचेंगे। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारी आदतें कैसी भी हों, मशवरा रद्द करने के काबिल नहीं दिया, और मैं मोबाइल रोशन करके ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। वो बोला, तुम्हारे ताने इस दिल से श्रद्धा सहना की मोहब्बत कम नहीं कर सकते। मेरी तकलीद में उसने भी ख्वाबगाह का रुख किया था। दीपक डबल बेड पर फैल कर लेटा हुआ था। मुझे भी एक कोने में जगह मिल गई थी। मोबाइल फोन मेज पर रख कर मैं लेट गया। उमूमन सिविल दोस्तों से सुना है कि उन्हें नई जगह पर नींद नहीं आती, लेकिन एक फौजी बेचारा इतने इलाके घूम चुका होता है कि कोई जगह उसे नई मालूम नहीं होती। एक स्नाइपर तो इस मामले में और भी सख्त जान होता है। पथरीली चट्टानों, ऊंचे दरख्तों, बर्फीली वादियों और गर्म रेगिस्तानों में मौसम की शिद्दत की परवाह किए बगैर सो जाना एक स्नाइपर का ही खासा होता है। जब खतरात बरसाती बादलों की तरह सर पर मंडला रहे हो, मौत के कदमों की चाप ऊंची एड़ी के सैंडल की पुख्ता फर्श पर टक टक की तरह सुनाई दे रही हो, मकसद पूरा करने का जुनून और लगन दिलो दिमाग पर हावी हो, ऐसे में सो जाना कमाल ही कहलाता है। और ऐसे ऐसे कमाल पाकिस्तानी स्नाइपर से सरजद होते रहते हैं। अल्लामा इकबाल ने तारिक बिन ज़ियाद का कौल मिस्र में नकल फरमाया कि हर मुल्क मुल्क मास्त, मुल्क खुदा मास्त, यानी हर मुल्क मेरा मुल्क है क्योंकि वो खुदा का मुल्क है। और बिलाशुबा पाकिस्तानी स्नाइपर्स पर भी ये मिसरा मुकम्मल तौर पर मुंतबिक होता है। वो तो आरामदेह बिस्तर था, गो खतरा मौजूद था, लेकिन बदन को राहत मयसर थी। जो जिस्मानी और जहनी अजियत में सोने के आदी हों, उन्हें सिर्फ एक दुश्वारी जागने पर मजबूर नहीं कर सकती। मैं भी लम्हों में ही गहरी नींद में डूब गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।